चलिएगा दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो विक्ट्री हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी की, या अगली जो विजय है उसके ऊपर, जिसको हम बात कर रहे हैं विक्ट्री ऑन बंगाल, यानी बंगाल पर जो विजय हासिल की है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और चूंकि बंगाल ही वो सबसे पहली टेरिटरी है इंडिया की जहाँ से एक प्रकार से पॉलिटिकल कंट्रोल भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो बंगाल से ही राजनीतिक नियंत्रण भी हासिल कर लिया था अंग्रेज़ों ने। और अब अभी तक उनकी जो डिस्प्यूट्स थे, अभी तक उनके जो विवाद थे वो इनडायरेक्टली थे इंडियन रूलर्स से। और अगर देखा जाए तो जो यूरोपियन राइवल्स थे उनके साथ ही उनके डिस्प्यूट चल रहे थे। लेकिन अब इंडियन रूलर्स से डायरेक्टली उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, भारतीय शासकों से डायरेक्टली उनके विवाद हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश होता है, किस तरह से बंगाल पर विजय हासिल होती है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या सीक्वेंसेस होते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, इवेंट्स की अगर बात करें ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे अंग्रेज़ों की अगर बात करें तो अंग्रेज़ों ने, जैसे वो इंडिया आए हैं 1608 में जब वो भारत आए हैं, और फिर अलग अलग क्षेत्रों पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ, अपने कारखाने स्टेब्लिश करना शुरू किए थे। बंगाल में कब उन्होंने अपनी फैक्ट्री या अपना कारखाना बनाया था, तो बंगाल में हुगली में, कहाँ पर, हुगली, बंगाल के हुगली में 1651 में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी या अपनी व्यापारिक फैक्ट्री क्या कर ली थी, स्टेब्लिश कर ली थी 1651 में, ठीक है। कोई इशू ही नहीं है, यहाँ से ये लोग काफ़ी अपना ट्रेड किया करते थे। हुगली चूंकि एक इम्पोर्टेंट जगह है, अगर नेविगेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एकदम माउथ पर है रिवर के, अपने हुगली रिवर के मुहाने पर ये सिटी बसी हुई है, हुगली नदी के नाम पर ही जाना जाता है। तो ये जो जगह है काफ़ी अच्छी जगह थी, किस लिहाज से, व्यापार की दृष्टि से, ठीक है। तो हुगली में ये काफ़ी पहले से जमे हुए थे। अब 1688 का जब दौर आता है, 1688 तक का जब दौर आता है, तो यहाँ पे मुगलों के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मुगलों के साथ इनके विवाद होते हैं, ठीक है, 1688 के लगभग। और औरंगजेब जब ये देखता है कि यहाँ पे अंग्रेज लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, और अंग्रेज मुगलों के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, मुगलों की जो घेराबंदी है ना, मुगलों की जो किलाबंदी है, उस पर अंग्रेजों ने हमले करने की कोशिश की है। और ये जो दुस्साहस अंग्रेजों ने दिखाया था, मुगल घेराबंदी पर हमले करके, मुगलों के ऊपर अटैक करके, ये एक काफ़ी बड़ा दुस्साहस उन्होंने उठाया था। और ये वो समझ नहीं पा रहे थे उस समय, या वो नज़रअंदाज कर गए थे, या वो एक सही प्रकार से कैलकुलेट नहीं कर पाए थे मुगलों की ताकत को, मुगलों की स्ट्रेंथ को उस दौर में, ठीक है। तो ज़्यादा समय लगा नहीं, औरंगजेब ने अपने सूबेदार शाइस्ता खान को आदेश दिया, और शाइस्ता खान ने अंग्रेज़ों को अपनी हद में लाने में ज़्यादा टाइम उसे लगा नहीं, ठीक है। अंग्रेज़ों को उसने काफ़ी ज़्यादा छका दिया, और अंग्रेज़ों को वहाँ से भागकर निकलना पड़ा, वहाँ से छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है, हुगली को। और जितने भी अलग अलग फैक्ट्रीज उनकी थी इंडिया में, अलग अलग जगहों पर, उन सभी पर मुगलों ने हमले किए, घेराबंदी की, अटैक किए, और फाइनली अंग्रेज़ों को पुनः मुगलों के सामने झुकना पड़ा, और दरबार में जाकर पुनः उन्हें मुगलों की जी हुजूरी उन्हें करना पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे 1686 में ये डिस्प्यूट हुआ। फिर अगर हम बात करें 1698 या 1690 का जब दौर आया, 96 के दौर में, जब इन्होंने मुगलों से काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिए, और मुगल भी ये समझ चुके थे, मुगल भी ये जानने लगे थे, या उनके अंदर भी ये आइडियोलॉजी डेवलप की जाने लगी थी कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो व्यापार हो रहा है, इससे इंडियन जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो दास्तकार हैं, है ना, शिल्पी हैं, उन्हें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और ये अच्छी चीज़ है इंडिया के हिसाब से। अगर देखा जाए तो हमारे राजस्व के हिसाब से देखा जाए, रेवेन्यू के हिसाब से, तो व्यापार होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया था कि 3 गांव दिए थे, जहां की जमींदारी दी थी अंग्रेजों को पश्चिम बंगाल में, जिनका नाम था कालीकाता, सुतानाती और गोविंदपुर। तो कालीकाता, सुतानाती और गोविंदपुर लगभग 1696 या 98 के अप्रोक्स दिए गए थे अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने वहां पर कलकत्ता नामक शहर स्टेब्लिश किया था, ठीक है। कलकत्ता एक शहर बसाया गया था, और कलकत्ता में ही इन्होंने एक किला बनाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, ठीक है। लगभग 1700 के लगभग 1700 में कलकत्ता में इन्होंने फोर्ट विलियम बना लिया था, और कलकत्ता शहर की स्थापना हो चुकी थी। कलकत्ता शहर बसाया था जॉब चोरनाक नामक ब्रिटिश ने, ठीक है। तो एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था जॉब चोरनाक, उसने कलकत्ता बसाया था, और वहीं पर उसने जो फोर्ट जो सेंट विलियम था,
फोर्ट जो विलियम था उसकी भी स्टेब्लिशमेंट वहां पर की गई थी। अब देखिए कलकत्ता जो आपको समझना है, कलकत्ता जो आपको समझना है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में था, अंग्रेजों के कंट्रोल में था, ठीक है। अंग्रेजों के पूरी तरह नियंत्रण में आ चुका था कलकत्ता, ठीक है। उस समय का जो बंगाल था, बंगाल जो मुगलों का ही एक सूबा हुआ करता था, ठीक है। बंगाल कोई अलग नहीं था, बंगाल मुगल साम्राज्य का ही एक हिस्सा था, मुगलों का एक सूबा था। जैसे मुगलों के अगर सूबों की बात करें तो अकबर के टाइम पर 15 सूबे थे, समझ गए। शाहजहां के टाइम पर 19 सूबे थे और औरंगजेब के टाइम पर 21 सूबे थे। तो उन्हीं सूबों में से एक मुख्य सूबा हुआ करता था बंगाल, जहां का शासन वहां का सरदार सूबेदार चलाया करता था। और एक और ऑफिसर इंपॉर्टेंट था दीवान, दीवान और सूबेदार, ये दो लोग मिलकर उस सूबे का शासन किया करते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि ये सारी व्यवस्था तो चली रही है, लेकिन अंग्रेज लोग भी वहां पर पहुंच गए हैं और वो व्यापार कर रहे हैं। और उन्होंने अपना केंद्र या अपना गढ़ किसे बनाया है, कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता जो है वो अंग्रेजों का एक मुख्य गढ़ है, एक मुख्य केंद्र है, ठीक है। कलकत्ता अंग्रेजों का हिस्सा है, यहाँ पे अंग्रेजों का प्रभुत्व है। या अंग्रेजों की बात की जाए तो अंग्रेज यहाँ पे काफी अच्छी स्थिति में है, कहाँ पर, कलकत्ता में, ठीक है। तो कलकत्ता अंग्रेजों का मेन सेंटर है। और हुगली एक सबसे पहला सेंटर बनाया था। देखिए हुगली और कलकत्ता की बात की जाए तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ज्यादा दूरी पर नहीं है, ठीक है। एक और जगह थी अंग्रेजों की जिसका नाम था कासिम बाजार, ठीक है। कासिम बाजार भी ध्यान रखिएगा। कासिम बाजार, कासिम बाजार भी अंग्रेजों की एक व्यापारिक कोठी थी। तो कासिम बाजार में भी इन्होंने अपनी एक व्यापारिक कोठी बना रखी थी। हुगली में सबसे पहले आ चुके थे। और एक जगह जो इन्होंने स्टेब्लिश की थी 1700 के अप्रोक्स, वो थी कलकत्ता, ठीक है। तो कलकत्ता, कासिम बाजार और हुगली, ये तीन इंपोर्टेंट जगह थी बंगाल में, किसकी, अंग्रेजों की, ठीक है। कोई इशू नहीं है। अब ये डिस्प्यूट कैसा हुआ, विवाद कैसे हुआ और फिर युद्ध कैसे हुए और युद्ध में किस तरह से विजय हासिल किए, इन चीजों को समझते हैं। तो हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं बंगाल के ऊपर। देखिए बंगाल की अगर बात की जाए, बंगाल मुगलों से कब स्वतंत्र हुआ और एक स्वतंत्र सूबा कब बना, तो आप सभी को पता है कि बंगाल काफी मजबूत स्थिति में था। कब, किसके दौर में, 1651 से लेकर 1707 तक का जो दौर था, तो बंगाल मजबूत था क्योंकि औरंगजेब तब तक रूल कर रहा था। तो औरंगजेब के समय तक तो बंगाल पूरी तरह से कंट्रोल में था मुगलों के, ठीक है। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जब कमजोर मुगल रूलर्स रूल करने आते हैं, जैसे बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुख सियर के टाइम पर 1717 में 1717 में मुगल बादशाह जो फर्रुख सियर थे वो अपॉइंट करते हैं, वहां के जो दीवान थे उन्हें वहां का सूबेदार अपॉइंट कर दिया जाता है, जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान। 1717 में मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बनता है, ठीक है। और यहीं से बंगाल का और डेवलपमेंट क्या होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मुर्शिद कुली खान एक योग्य व्यक्ति था जो 1717 में क्या बन जाता है, बंगाल का नवाब बन जाता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1717 में फर्रुख सियर ने बंगाल का नवाब किसे बना दिया है, मुर्शिद कुली खान को। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि मुर्शिद कुली खान वो लास्ट वायसराय होगा, लास्ट गवर्नर होगा, या गवर्नर की जगह हम बोले लास्ट सूबेदार होगा, हु वाज अपॉइंटेड बाय द मुगल्स, ठीक है। मुगलों के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम जो सरदार है वो कौन है, कौन है, मुर्शिद कुली खान। क्योंकि उसके बाद ना उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट, या वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका है, या वो स्वतंत्र हो चुका है, घोषित नहीं भी कर रहा फिर भी इंडिपेंडेंट रूलर की तरह वो रूल कर रहा है बंगाल में, ठीक है। हालांकि वो मुगलों को जो राजस्व है वो भेजता है, मुगलों को राजस्व कंटिन्यू वो भेज रहा है, लेकिन एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, स्वतंत्र रूलर के रूप में भी वो रूल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुर्शिद कुली खान इंडिपेंडेंट है। और 1717 में और क्या इवेंट होता है, 1717 में और क्या घटना घटती है जो कारण बनेगी, जो सबसे बड़ा कारण बनेगा बंगाल के रूलर्स, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में युद्ध का, ठीक है। और वो घटना घटती है 1717 में, 1717 में। 1717 में ऐसी क्या घटना घट जाती है जिसके ऊपर से इतने बड़े युद्ध या इतने बड़े विवाद हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए आप लोग ये समझें, 1717 की घटना को समझने से पहले आप ये बात समझें कि 1715 में क्या हुआ था, समझे। सबसे पहले आपको बात करना होगी 1715 या 1715 की। और 1715 में क्या हुआ था कि एक पूरा का पूरा एक प्रोग्राम था, एक पूरा का पूरा कैंपेन था, एक अभियान था। एक दल भेजा गया था कलकत्ता से, ठीक है। कलकत्ता से एक दल भेजा गया था अंग्रेजों का 1715 में दिल्ली के मुगल बादशाह फर्रुख सियर के पास, ठीक है। तो 1715 में 1715 में मुगल बादशाह के पास एक अभियान जाता है, ठीक है। और ये अभियान जो जाता है
इसमें एक डॉक्टर होते हैं और उस डॉक्टर के द्वारा फर्रुखसियर का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। ठीक है, तो फर्रुखसियर का इलाज कर दिया जाता है 1715 में एक डॉक्टर के द्वारा, जिससे खुश होकर फर्रुखसियर 1717 में, ठीक है, 1717 में क्या करते हैं, एक फरमान जारी कर देते हैं। तो 1717 में फर्रुखसियर एक फरमान जारी करते हैं। ठीक है, ये जो फरमान जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ में ये फरमान जारी कर दिया जाता है, किसके द्वारा, फर्रुखसियर के द्वारा, जिसे हम शाही फरमान के नाम से भी जानते हैं, रॉयल फरमान के नाम से भी जानते हैं, रॉयल ऑर्डिनेंस के नाम पर भी जानते हैं, है ना। रॉयल ऑर्डिनेंस बोला जाता है इसे, शाही फरमान बोला जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इसे कहा जाता है साथ ही मैग्ना कार्टा ऑफ ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब इसके क्या प्रोविजंस हुए, इसका पहला प्रोविजंस ये है, इसका पहला प्रोविजन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अंग्रेजी जो कंपनी है, वो पूरे बंगाल में निःशुल्क व्यापार कर सकती है, फ्री व्यापार कर सकती है, समझ गए। निःशुल्क व्यापार करने का उसे राइट मिल जाता है, फ्री ट्रेड करने के राइट मिल जाते हैं इस शाही फरमान के माध्यम से। ठीक है, बस उन्हें क्या करना होगा, उन्हें 3000 रुपीज, 3000 रुपए दिल्ली में मुगल बादशाह के पास जमा करने होंगे और वो पूरे बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अधिकारी बन जाएगी। ठीक है, बंगाल में उन्हें कहीं पर भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी, ओनली उन्हें 3000 रुपीज पेश करने होंगे, 3000 रुपीज जमा करने होंगे। अब देखिए, ये जो 3000 रुपए अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जमा कर देती है दिल्ली में, तो उन्हें एक ऑर्डर, उन्हें एक परमिट मिल जाता है, उन्हें एक परमिशन मिल जाती है, और इस परमिशन को कहा जाता था दस्तक। क्या कहा जाता था, दस्तक। तो ये दस्तक मिल जाया करता था किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईआईसी को। ठीक है, ईआईसी को ये दस्तक मिल जाया करता था आफ्टर पेइंग 3000 रुपीज टू मुगल इंपीरियर फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर के पास जब ये 3000 रुपए जमा कर देंगे तो पूरे साल भर में व्यापार करने का परमिट इन्हें मिल जाया करेगा, और इस परमिट को हम क्या बोलेंगे, दस्तक। ठीक है, कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन आप लोग ये बात को समझें कि दस्तक जो है वो किसे जारी किया गया है, ये दस्तक जारी किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, दस्तक किसे जारी किया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इट मींस कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही एकमात्र वो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन है जो निःशुल्क ट्रेड कर सकती है। लेकिन उस समय पर साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी में ये भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अलग अलग अधिकारी थे, जो ऑफिसर्स थे, देखिए कंपनी तो व्यापार करती ही थी, लेकिन कंपनी के जो ऑफिसर्स थे ना, वो भी अपना इंडिविजुअली व्यापार करते थे। ठीक है, जैसे ये मान लो कंपनी का अधिकारी है, कंपनी का ऑफिसर है, तो कंपनी तो व्यापार कर ही रही है, लेकिन ये जो व्यापारी हैं इन्हें भी व्यापार करने की छूट थी। इन पर व्यापार करने पर इन पर कोई पाबंदी नहीं थी। 18 सेंचुरी का इनिशियल लेवल चल रहा है और स्टार्टिंग में, शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर निजी व्यापार करने पर कोई छूट नहीं थी। ये छूट, ये जो पाबंदी है, ये तो लगी है फर्स्ट जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1793, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1793 1793 में, उस समय पर ईआईसी के अधिकारियों पर ट्रेड करने, इंडिविजुअली ट्रेड करने पर रोक लगी थी। तो इनिशियल लेवल पर या स्टार्टिंग में देखा जाए 1793 तक कंपनी के व्यापारियों को व्यापार करने पर कोई रोक ही नहीं थी। तो ये लोग जब व्यापार करते थे ना, तो इन लोगों पर भी व्यापार करने पर कोई छूट नहीं थी, लोग व्यापार करते थे। ठीक है, लेकिन आप लोग ये समझें कि ये लोग जब व्यापार करते हैं तो इन्हें वही टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, इन्हें वही टैक्स देना पड़ता है जो बंगाल का कोई ट्रेडर, मान लो ये बंगाल का कोई व्यापारी है, ये बंगाल का कोई व्यापारी है, बंगाल का कोई ट्रेडर है। ठीक है, तो बंगाल का कोई ट्रेडर है, अगर ये बंगाल में व्यापार करता है तो उसे वही टैक्स देना पड़ेगा, है ना। ये जो टैक्स देगा वही टैक्स किसे देना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को, ऑब्वियसली, क्योंकि वो इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी वही टैक्स देना पड़ रहा है, और जो टैक्स बंगाल के ट्रेडर या बंगाल के व्यापारी को देना होता है। ठीक है, तो ये लोग टैक्स, लेकिन यहाँ पे होता क्या था कि ये जो दस्तक जारी किया गया था, ये किसके लिए जारी किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी तो निःशुल्क ट्रेड कर सकती थी, लेकिन साथ ही यहाँ पे गलत काम ये होते थे कि ये जो इंडिविजुअली ट्रेडर्स थे ईआईसी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, जो इंडिविजुअली ट्रेड करते थे, वो लोग इस दस्तक का मिसयूज करते थे। ठीक है, और वो लोग भी क्या करते थे, दस्तक के माध्यम से फ्री में भारत में व्यापार कर लेते थे। ठीक है, तो ये इन चीजों के कारण बंगाल के रेवेन्यू पर, बंगाल के राजस्व पर काफी ज्यादा बैड इंपैक्ट पड़ रहा था, बुरा प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, बंगाल का राजस्व खाली हो रहा था, बंगाल के राजस्व में कमी हो रही थी, क्योंकि ये लोग निःशुल्क व्यापार कर रहे थे, बिना टैक्स दिए व्यापार कर रहे थे, और साथ ही ये लोग और क्या करते थे,
देखिए ये जो इंडिविजुअली ट्रेडर्स थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये दस्तक का दुरुपयोग करके खुद भी निःशुल्क व्यापार कर रहे हैं, फ्री ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर से ये जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, इंडियन ट्रेडर्स को भी निःशुल्क ट्रेड करा रहे हैं। किस तरह से कि ये अपना दस्तक किसे दे देते हैं, इंडियन ट्रेडर्स को दे देते हैं, और इंडियन ट्रेडर्स भी निःशुल्क ट्रेड कर लेते हैं और टैक्स देने से बच जाते हैं। तो ये जो बंगाल के या भारत के जो व्यापारी थे, इंडिया के जो ट्रेडर थे, ये भी निःशुल्क ट्रेड कर लेते थे। समझ गए ना? किस माध्यम से? दस्तक के माध्यम से। कौन दे देता था इन्हें दस्तक? दस्तक उन्हें दे देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी, ठीक है, या अधिकारी। अब बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो टैक्स लगता था उससे आधा टैक्स वसूल लेते थे। इट मींस, मैं समझाता हूं आप लोग, देखिए क्या होता है। जैसे मान लो कि ये भारत के व्यापारी को ट्रेड करने पर 100 रुपए का टैक्स देना पड़ता है। कितने रुपए का टैक्स देना पड़ता है? 100 रुपए का, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी को तो कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास दस्तक है। तो वो दस्तक किसे दे देगा? वो दस्तक किसे दे देगा, ठीक है, इंडिया के व्यापारी को, और बोल देगा कि आप 100 रुपए टैक्स देते हो तो आप 100 की जगह हमें कितने दे देना, हमें आप 50 दे देना और आप फ्री में निकल जाना वहां से, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इंडिया के व्यापारी 100 के बदले में 50 रुपए दे देते हैं, किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को, और निःशुल्क वो भी ट्रेड कर लेते हैं। अब इससे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा इंडिया बंगाल के नवाब के रेवेन्यू पर, कि एक तो ये भी नहीं टैक्स दे रहे हैं, ऊपर से इनकी ये भी टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें भी किसका योगदान है? इन्हीं लोगों का योगदान है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो इस विवाद का जो मुख्य कारण बनता है वो क्या बनता है? दस्तक का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ दस्तक, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, इसे अंग्रेजों के द्वारा चेंज किया गया है, अंग्रेजों के द्वारा उसे अलग तरह से पेश करने की कोशिश की गई, ठीक है। चलिए, तो हालांकि इस 1717 का जो शाही फरमान जारी किया गया था फर्रुखसियर के द्वारा, इसका सिर्फ एक ही प्रोविजन नहीं था, इसके और भी कई प्रोविजन थे। जैसे कि दूसरा जो प्रोविजन था वो ये था कि 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए देने के बाद आपको एनुअल 1 साल तक फ्री व्यापार करने की परमिशन मिल रही थी सूरत से। तो सूरत में 10,000 रुपए देना है और एक दस्तक मिल जाएगा EIC को, और फ्रीली आप ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। एक तीसरा भी पॉइंट ये था कि बंगाल में, मुंबई में, बॉम्बे में इन लोगों की जो सिक्के बनाने की जो जगह थी जहां से ये सिक्के मिंट कराते थे, तो उन सिक्कों को, उन कॉइन्स को पूरे इंडिया में या पूरे मुगल एम्पायर में, पूरे मुगल साम्राज्य में सर्कुलेट करने का भी अधिकार दे दिया गया था। तो 3 बात थी, बट फिलहाल हम बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ एक पॉइंट की बात की है कि ओनली 3,000 रुपीज by paying by the East India Company to Mughal Emperor, they can trade freely in entire Bengal, है ना। तो बंगाल में, पूरे बंगाल में फ्रीली ट्रेड कर सकते थे only by paying 3,000 rupees to the Mughal Emperor। और इस चीज से काफी ज्यादा नाराज थे, काफी ज्यादा गुस्से में थे बंगाल के नवाब, ठीक है। बंगाल के नवाब काफी गुस्से में थे, हालांकि उन्होंने अपना गुस्सा कभी शो नहीं किया, ठीक है। उन्होंने अपनी एंगरनेस को कभी प्रदर्शित नहीं किया, दिखाने की कोशिश नहीं की, इसीलिए शांति बनी रही, ठीक है। और ये लोग शांत इसलिए थे, देखिए बंगाल के नवाबों की बात की जाए ना, तो सबसे पहले जैसे मुर्शिद कुली खान नाम बताया, काफी योग्य व्यक्ति था और उसने काफी अच्छे से बंगाल को एडमिनिस्ट्रेट किया। उसके शासनकाल में बंगाल में शांति और समृद्धि बनी रही और ठीक ठाक तरह से बंगाल में सारी व्यवस्था चलती रही, ठीक है, शांति भी रही। किसके समय पर? मुर्शिद कुली खान के समय पर। अब मुर्शिद कुली खान के बाद जो अगले नवाब आए हैं, जैसे शुजाउद्दीन, सरफराज खान और फिर अली वर्दी खान, ये 4 नवाबों की अगर बात की जाए तो इनके समय बंगाल में काफी शांति रही, समृद्धि रही और सही तरह से बंगाल ग्रो करता रहा। और अगर ट्रेड की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, तो बंगाल में व्यापार भी काफी अच्छे से बढ़ता रहा इन 4 लोगों के समय पर, जिनके नाम मैंने बताया आप लोगों को, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन, सरफराज खान और अली वर्दी खान। इनके टाइम पर काफी डेवलपमेंट हुआ है बंगाल में, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां पर आना शुरू हुई है, दिक्कत कहां से आना शुरू हुई है, अगर हम उसकी बात करें तो इन चारों का जब शासन समाप्त होता है और जब एक कम उम्र का अगर बात की जाए, एक युवा, है ना, यूथ, और सबसे बड़ी बात यह कि जल्दी गुस्सा होने वाला एक नवाब बंगाल में बनता है। कौन? अली वर्दी खान के बाद। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का जो नवाब बनता है वो उसकी पुत्री का एक पुत्र होता है जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि काफी कम उम्र का था, काफी जल्दी एंगर या काफी जल्दी गुस्सा होने की उसकी प्रवृत्ति थी, यानी कि उसके अंदर पेशेंस नहीं था, उसके अंदर विचारधारा या सोचने की क्षमता नहीं थी, ठीक है, उसके अंदर एक दूर दृष्टिकोण नहीं था।
उसके अंदर चीजों को एनालाइज करने की क्षमता उसके अंदर नहीं थी, ठीक है। और ये सारी जो डिप्लोमेसी थी, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो उसके अंदर उन चीजों की कमी थी, ठीक है। हालांकि वो कुछ चीजों में कुछ चीजें उसके अंदर थी जो वो समझ सकता था, जो उसने समझा था कि ये जो सब कुछ बंगाल में हो रहा था, ये जो नुकसान बंगाल के राजस्व को हो रहा था, वो चीजें वो समझ चुका था। और इन सब चीजों का जो बेसिक रीजन था वो क्या था, दस्तक, ठीक है। और दस्तक तो प्रॉब्लम 1717 से थी, लेकिन उसके समय, उससे पहले के जो नवाब थे वो झेल रहे थे इन प्रॉब्लम्स को, क्या कर रहे थे, झेल रहे थे, कुछ भी इंपैक्ट नहीं दिखा रहे थे, कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही सिराजुद्दौला नवाब बनता है, उसने इन चीजों का क्या करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया, ठीक है। अंग्रेजों को उसने ये बताने की कोशिश की है कि आप यहाँ के सिर्फ क्या हैं, आप यहाँ पे सिर्फ एक व्यापारी हैं, आप यहाँ के मालिक बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। यहाँ के मालिक जो हैं वो हम हैं, हम यहाँ के रूलर हैं, हम आपको निर्देश देंगे, आपको उस हिसाब से यहाँ पे काम करना होगा, ठीक है। हालांकि उसने इस चीज को एनालाइज नहीं किया कि अंग्रेजों की स्ट्रेंथ क्या है, वो अंग्रेजों की स्ट्रेंथ को एनालाइज नहीं कर पाया। वो ये तो समझ गया कि हमारे प्रॉफिट की क्या चीज है, हमें क्या करना है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि अंग्रेजों की स्ट्रेंथ क्या है, अंग्रेजों की ताकत क्या, ठीक है। और यही कारण रहा कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स तो हुए ही, लेकिन फिर हार का जो सामना करना पड़ा वो किसे करना पड़ा, सिराजुद्दौला को, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या चीजें हुई हैं, इस सीक्वेंस में हम चीजों को समझेंगे इन दोनों के बीच में। तो हमें सिराजुद्दौला से चीजों को स्टार्ट करना है, क्योंकि सिराजुद्दौला के समय से ही जो डिस्प्यूट है वो शुरू हुए हैं, उसके पहले तक शांति रही है अंग्रेजों और बंगाल के नवाबों के बीच में, ठीक है। और यही शांति रही, इसी कारण बंगाल इतना ग्रो कर पाया, इतना डेवलप हो पाया, इतनी वेल्थ जनरेट कर पाया, ठीक है। उस समय पर पूरे एशिया, पूरा इंडिया, देखिए अंग्रेज पूरी तरह फोकस हो चुके थे बंगाल में, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमें युद्ध लड़ना है, साउथ में अगर युद्ध लड़ना है, फ्रांसीसियों से अगर युद्ध लड़ना है, तो कामधेनु गाय के रूप में जिसे उन्होंने जिसे देखा था वो कौन थी, बंगाल था, ठीक है। उनके लिए कामधेनु गाय थी बंगाल, उनके लिए एक ऐसा बोरा था, एक ऐसी बोरी थी जिसमें जब भी हाथ डालेंगे तो सोना चांदी हाथ में आएगा ही, ठीक है। तो ये सारी चीजों के कारण बंगाल पे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे, और साथ ही एक अच्छी नेविगेशनल पोजीशन पर भी बंगाल था, जहां पर इजीली ट्रेड या व्यापार की परिस्थितियां अच्छी थी, ठीक है। चलिए, तो हम सिराजुद्दौला से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि यहीं से विवाद शुरू होता है और विवाद के बाद युद्ध होता है, और युद्ध में विजय होती है किसकी, अंग्रेजों की, विक्ट्री होती है किसकी, अंग्रेजों की, ठीक है।